नमस्कार दोस्तों। 2014 के बाद से हम लोग कुछ चीजें आए दिन सुनते रहते हैं, जैसे कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, भारत में डिक्टेटरशिप बढ़ रही है। पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि बीते 10 सालों में भारत कितना तेजी से आगे बढ़ा है, भारत में कितनी तरक्की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2014 के बाद से अब तक 10 सालों में मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस को कितना स्ट्रॉन्ग किया है। वैसे इस वीडियो का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इकॉनमी की, तो जहां 2014 में भारत वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट इकॉनमी था, आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। 2014 में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, इस साल $4 ट्रिलियन हो जाएगी। 2014 से 2018 तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी था। फिर उसके बाद पैंडेमिक के आने से इंडियन इकॉनमी बुरी तरह से हिट हुई, पर फिर 2022 से इंडियन इकॉनमी वापस से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बन गई है। भारत 2022 से 7 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है। इस समय भारत दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। आरबीआई ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8% रहने वाली है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल भारत कम से कम 7.5% से ग्रो करेगा और अगर भारत टाइम टू टाइम रिफॉर्म करता रहेगा तो 2047 तक 8% से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा 10 सालों में भारत की पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। स्टॉक मार्केट तो और तेजी से इंक्रीज हुआ है। 2014 में निफ्टी 50 6100 पॉइंट पे था और आज 22,000 से ऊपर चल रहा है। पिछले 10 सालों में 256% की जंप हुई है। 2014 में सेंसेक्स 20,800 पॉइंट पे था और आज 72,400 से ऊपर चल रहा है। 10 सालों में 247% की जंप हुई है। 2014 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन की थी, वहीं आज ये $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो 2014 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $300 बिलियन से कम हुआ करता था, आज $600 बिलियन से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने टेन्योर में इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज किया है। 2009 से 2014 के बीच भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पर 2015 के बाद से भारत में इन्फ्लेशन कम हुई है। पेंडेमिक के समय भारत में इन्फ्लेशन बढ़ी थी, पर बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ी। कई देश तो इन्फ्लेशन के चलते कोलैप्स कर गए, पर भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अब भारत में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये वापस से 4% के पास आ रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज्यादा है, लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो देखो, भारत में अब अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रही है। पैंडेमिक से इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी, पर अब हालत सुधर रहे हैं। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 3 सालों में सबसे कम पे आ गई है। पर देखो, अगर फ्यूचर में भारत सरकार को इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से कम करनी है तो उसके लिए भारत सरकार को देश में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाना होगा। वैसे अगर आपको मेरी बताई गई बातों पे अभी भरोसा नहीं है तो आप मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 10 सालों में भारत मोदी एरा में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये रिपोर्ट आप लोग पढ़ना जरूर। इन सब के अलावा अगर आपको अब भी लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने 25 इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और साथ में 7 इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है और राहुल गांधी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 करोड़ रुपए है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपना 20 करोड़ का एसेट डिक्लेयर किया है और ये चीज सभी लीडर करते हैं। अभी आपको मोदी जी का भी एसेट जानने को मिलेगा। तो राहुल गांधी के 20 करोड़ एसेट में से उन्होंने 8 करोड़ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाया है। तो इससे साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो राहुल गांधी को इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए था, पर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं। मतलब उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी और उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमजोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बीते 10 सालों में बीजेपी ने भारत का इंफ्रा बजट 7 गुना इंक्रीज किया है। 2014 में भारत का इंफ्रा बजट
1.8 लाख करोड़ रुपीस था। वहीं 2024 में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा बीते 10 सालों में भारत में 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़े हैं। भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर 60% बढ़ी है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है। मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा 10 सालों में देश भर में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए मोदी सरकार ने अक्टूबर 2021 को गति शक्ति लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्टर जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवे, पेट्रोलियम, गैस, पावर, टेलीकॉम, एविएशन को एक साथ एक जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया गया है, जिससे मिस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा गति शक्ति के थ्रू भारत सरकार देश भर में 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक इंप्रूव होगी और भारत में बिजनेस भी तेजी से ग्रो होंगे। तो आने वाले समय में गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10 सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है, उस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप वीडियो को देखिएगा जरूर। स्पेस सेक्टर की बात करें तो मोदी सरकार के अंडर मार्स मिशन, चंद्रयान 3, आदित्य सोलर मिशन सक्सेसफुल हुआ है। मोदी सरकार ने इसरो का बजट इंक्रीज किया है। इसके अलावा इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने अक्टूबर 2021 को ISPA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च किया है। ISPA एक तरीके का एसोसिएशन है जिसमें इसरो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करेगी, जिससे इसरो का वर्कलोड कम होगा और इसरो बड़े मिशन पे ज्यादा फोकस कर पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया। 10 साल पहले भारत में कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स 22 से 25% देना पड़ता था, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती थी और फॉरेन कंपनीज भारत में आना नहीं चाहती थी। पर मोदी सरकार ने भारत में कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 15% कर दिया, जिससे भारत में अब ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी जी ने मार्च 2020 को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम की शुरुआत करी। PLI स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स दिया जाएगा। DPIIT ने बताया है कि नवंबर 2023 तक PLI स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 746 कंपनीज के एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि PLI स्कीम से 95,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है और 150 डिस्ट्रिक्ट में यूनिट सेटअप हुई हैं। PLI स्कीम से इंडियन कंपनीज को फायदा हो रहा है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर रही हैं। PLI स्कीम से सितंबर 2023 तक 7,80,000 करोड़ रुपए की गुड्स की प्रोडक्शन हुई है और 6.4 लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। इसके अलावा PLI स्कीम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI भी तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है, जिससे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी तेजी से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा एप्पल ने 2021 से भारत में 1.5 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स जनरेट की हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बोला जाता है और ये मुमकिन हो पाया है PLI स्कीम के चलते। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया है। तो इन सब पॉलिसीज और रिफॉर्म के चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 ईयर्स हाई पे चल रही है। PMI से पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से ज़्यादा रहती है तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही होती है। वहीं PMI अगर 50 से कम होती है तो देश में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही होती है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 33 महीनों से 50 के ऊपर ही है और मार्च में तो ये हाईएस्ट 59 पहुंच गया था और फ्यूचर में भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन डिमांड बढ़ने ही वाली है। इसके अलावा भारत में बिजनेस करना भी आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd मोस्ट इंप्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की FDI पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजीम में इंप्रूवमेंट हुई है, जिसके चलते 2024 से 2028 के बीच भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI बढ़ सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ही अकेला देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। डिफेंस की बात करें तो BJP ने भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, जिसके चलते अब भारत डिफेंस इंपोर्टर के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री भी बनता जा रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करें तो मोदी सरकार ने गवर्नमेंट बैंक्स की हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म्स भी किए हैं और इससे गवर्नमेंट बैंक्स के NPA और लॉस कम हो रहे हैं। जब 2014 में मोदी सरकार पावर में आई थी तब गवर्नमेंट बैंक्स का NPA बहुत ज्यादा था। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बताऊं तो बैंक जो लोन
कंपनीज को देती है उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती है, तो जो लोन अमाउंट फंस जाता है उसे एनपीए बोलते हैं। तो जैसे ही मोदी सरकार पावर में आई उसके बाद एक एक करके कई बैंक्स के घोटाले सामने आने लगे। कई बिजनेसमैन गवर्नमेंट बैंक्स को चूना लगा के देश से भाग गए। कुछ लोग यहाँ पे मोदी सरकार को ब्लेम करते हैं कि उनके टेन्योर में इतने बैंक के केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि रियलिटी यह है कि जो लोग बैंक्स के पैसे लेके भागे हैं उन लोगों को लोन कांग्रेस के टेन्योर में मिला है। तो जब मोदी सरकार पावर में आई तो उन्होंने 2015 में बैंक्स के एनपीए को सॉल्व करने के लिए 4R रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म पे काम करना शुरू किया, जिसके चलते बैंक्स के एनपीए कम होने लगे और आज के समय में बैंक्स के एनपीए लोवेस्ट पे हैं। पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स भी रिकवर हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स के लॉस को कम करने के लिए मोदी सरकार ने 10 बैंक्स को 4 बैंक्स में मर्ज कर दिया। इन सब के अलावा बहुत सारी स्कीम्स मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में लॉन्च की है और इनका फायदा लोगों को मिला है और इससे भारत में गरीबी कम हुई है। भारत में गरीबी कम करने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने 1.4 करोड़ यूथ को स्किल प्रोवाइड की है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 86 लाख घरों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। 14.5 करोड़ हाउस होल्ड में टैप वाटर लगाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन अकाउंट खोले गए हैं। 58 करोड़ लोगों का आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाया गया है। 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जिन पे मेडिसिन बहुत सस्ते दामों पर मिलती है। इसके अलावा 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। भारत सरकार के इन सभी रिफॉर्म्स के चलते भारत में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है। 2014 में भारत में 29% पॉवर्टी थी जो अब कम होकर 11% पे आ गई है। पिछले 9 सालों में 25 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अमेरिकन बेस्ड ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। तो दोस्तों देखा जाए बीते 10 सालों में बीजेपी ने ये सब काम किया है। वैसे कुछ चीजें मुझसे मिस हो गई होंगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, अगर आपको फ्यूचर में बीजेपी और कांग्रेस का इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में कंपैरिजन चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना।